जिनसे पता चले कि नेपाल किस ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, कुछ मुख्य इंडिकेटर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। पहला, चुनावों की टाइमलाइन और प्रक्रिया। क्या मार्च 2026 या उससे पहले चुनाव के लिए एक साफ और भरोसेमंद कानूनी ढांचा बनता है? क्या चुनाव अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में निष्पक्ष होते हैं? ये सबसे जरूरी है। दूसरा, जवाबदेही का सवाल। क्या प्रदर्शनों के दौरान जो मौतें हुई, जो बल प्रयोग हुआ, उसकी कोई औपचारिक, स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच शुरू होती है? अगर हाँ, तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं? ये भी बहुत अहम होगा। तीसरा, सेना और सुरक्षा बलों का रुख। क्या सेना सड़कों से हटती है? भविष्य में अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वो कितना संयम दिखाते हैं? उनकी भूमिका क्या रहती है? इस पर नजर रखनी होगी। चौथा, बातचीत की प्रक्रिया। क्या विरोध आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं, भले ही वो विकेंद्रीकृत हों, वो सरकार या अंतरिम प्रशासन के साथ किसी तरह की फॉर्मल बातचीत में आते हैं? अगर हाँ, तो किन मुद्दों पर और किसके साथ? और पांचवा, आर्थिक स्थिरता, खासकर बॉर्डर पार व्यापार और जरूरी चीजों जैसे ईंधन, दवाओं की सप्लाई। क्या ये पूरी तरह से नॉर्मल हो पाती हैं? ये सब चीजें मिलकर संकेत देंगी कि नेपाल स्थिरता की ओर बढ़ रहा है या अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरी उथल-पुथल से हम क्या बड़े सबक या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 मुख्य बातें हैं जो बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक नीति के खिलाफ विरोध नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है, मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही कहा था। बिल्कुल, ये घटना एक गहरी पीढ़ीगत खाई को दिखाती है। ये सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और सत्ता पर बैठे कुछ लोगों की दंड से मुक्ति के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्से का विस्फोट था।